ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम न्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम की हम सबसे पहले फोकस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, फिर इसके बाद इसकी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दे दे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्चुअली सबसे पहले लिखे कि व्हाट इज मेंट बाय रेस्पिरेशन, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मेंट बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्चुअली रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें लिखे द प्रोसेस ऑफ taking oxygen in and carbon dioxide out, that is known as respiration। क्लियर है? या इसका एक और डेफिनेशन भी याद रखें, दिस इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो गैस हम अंदर लाते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, जो गैस हम बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन नाम याद रखें। रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग, इट इज आल्सो नोन एज वेंटिलेशन। जिस तरह कि आप लोगों को ने देखा होगा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिसमें बंदा खुद सांस नहीं ले सकता, तो हम किस मशीन पर डालते हैं? वेंटिलेटर पर डालते हैं। वेंटिलेटर वो मशीन है जो पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्लियर है कि नहीं? तो ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन ये सारी सेम चीजें हैं। अब इसमें लेके व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लेके कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो जोन में, एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन और एक को कहेंगे रेस्पिरेटरी जोन। इसमें लेके इट इज डिवाइडेड इनटू टू जोन। कितने जोन में? दो जोन में। तो एक साइड पे आप लोगों ने लिखना है, फर्स्ट इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंडक्टिंग जोन, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है? इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ओके जी, इन दोनों में देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा सोचे तो आप लोग को ये खुद बहुत आसान हो जाता है। देखिए अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम इंटर करते हैं या नोज के जरिए या माउथ के जरिए। अब जो माउथ है या नोज है ये सिर्फ ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेस प्रोवाइड करता है कि जिसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन उसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। लेकिन यही गैसेस जब लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी एक्चुअल गैसेस क्या होती है? एक्सचेंज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो सिर्फ गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे उसको क्या कहते हैं? कंडक्टिंग जोन। और वो पार्ट जिसमें एक्चुअल एक्सचेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। यहाँ पे लिखे द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiratory system where only gases flow occur। इसमें सिर्फ गैसेस की क्या होगी? फ्लो होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन इसके अंदर एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेके मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो कौन सी पार्ट है कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? सिर्फ गैसेस की फ्लो होती है। तो उनमें लिखे माउथ क्या हो सकता है? माउथ, क्योंकि माउथ के जरिए हम एयर को एंटर कर सकते हैं, नोज के जरिए हम एयर को एंटर कर सकते हैं। माउथ और नोज के बाद फिर लेरिंग्स होता है। कौन सा पार्ट? लेरिंग्स। लेरिंग्स हो या वोकल कॉर्ड, ये जो लेरिंग्स है इससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो लेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट दैट हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, और लेरिंग्स द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया इज अ वेंट पाइप। इसको क्या कहते हैं? वेंट पाइप। इसको मतलब हवा की नाली कहते हैं। जिस तरह के एसोफेगस फूड पाइप है उसी तरह ट्रेकिया क्या है? वेंट पाइप है। और ट्रेकिया जो है ये कार्टिलेज से बना होता है। इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर
विच ओनली हेल्प टू ओनली फ्लो द गैसेस, लेकिन ये एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। ट्रेकिया के बाद लेके ब्रोंकाई, मतलब जो ट्रेकिया है दिस डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ब्रोंकस होता है, राइट साइड पे राइट ब्रोंकस होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद ब्रोंकाई के बाद या ब्रोंकस के बाद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स भी कंडक्टिंग सिस्टम में आता है, यहाँ पे लेके ब्रोंक्यूल। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि माउथ या नोज से लेके जो ब्रोंक्यूल तक पार्ट है, इन सब को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ गैसेस की फ्लो होती है, लेकिन इसमें गैसेस की एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। इसमें आप लोग लिखे द पार्ट वेयर एक्चुअल एक्सचेंज अकर, इसके अंदर क्या होता है, वेयर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज अकर, ये वो पार्ट है जिसमें एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड विच जोन, रेस्पिरेटरी जोन। तो प्लीज रिमेंबर इसके एग्जांपल में लेके एल्वियोलर सैक, इसके अंदर क्या आता है, एल्वियोलर सैक। एक्चुअली एल्वियोलर सैक इज अ पार्ट ऑफ लंग्स, ये लंग्स का हिस्सा है, और जब तक गैसेस एल्वियोलर सैक तक जाती है तो वहां पे जाकर ऑक्सीजन फिर ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्लियर है कि नहीं? अब देखें इसकी मिसाल ये है, अगर ये जो रेड कलर मार्कर है ये ऑक्सीजन है और ये ब्लू कलर का जो मार्कर है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे बॉडी को कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। अब अगर ये ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है तो फिर अंदर से हमने किस चीज को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये ऑक्सीजन नीचे जाता है और ये एल्वियोलर सैक में पहुंचता है, जिसमें कैपिलरीज होती है, क्या होती है, कैपिलरीज। उन कैपिलरी से ऑक्सीजन नीचे ब्लड में जाता है और उन कैपिलरीज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आता है। तो इसका मतलब जब हम ऑक्सीजन को ब्लड में दे दें और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाले तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एल्वियोलर सैक इज अ पार्ट ऑफ द लंग वेयर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज अकर, दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी जोन। फिर लेके एल्वियोलर डक्ट, क्या आता है, एल्वियोलर डक्ट। ये माइक्रोस्कोपिकली मतलब लंग्स के हिस्से है और इन सब के अंदर जनाब क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज। और जो फाइनल गैसियस एक्सचेंज का मेन एरिया है दैट इज कॉल्ड ऑफ एल्वियोलाई। क्लियर है? जिस तरह के हम कहते हैं कि हर एक आर्गन एक खास किस्म की सेल से बना होता है, तो द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द लंग्स दे आर कॉल्ड ऑफ एल्वियोलाई। अगर लंग्स काम कर रही है तो इनडायरेक्टली वो किसकी वजह से है, एल्वियोलाई की वजह से हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली जो गैसियस एक्सचेंज है वो फिर बाद में किसके अंदर होती है, एल्वियोलाई के अंदर होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन है, इसके नीचे नोट में लेके मतलब एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी मीन कोई भी चीज अगर बाहर से आ जाए, ठीक है, एक्सीडेंटली फॉरेन बाय ऑब्स्ट्रक्शन मेनली अकर इन विच लंग्स, ठीक है। ये बात मैंने एनाटॉमी के अंदर एक्सप्लेन भी की थी, लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजी वालों ने फिर से लिखी है कि अगर बाहर से एक्सीडेंटली कोई फॉरेन बॉडी आ जाए तो फिर चांसेस ये है या तो लेफ्ट लंग में जाए या राइट लंग। लेकिन ये ईएनटी में जब भी आप लोग काम करोगे हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह बच्चों के अंदर ये 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं और गलती से वो स्वालो करते हैं, तो या तो वो एसोफेगस में चला जाता है या ट्रेकिया में। तो अगर ट्रेकिया में फॉरेन बॉडी चली गई और वो फिर नीचे लंग्स में जा सकती है, तो मोस्ट कॉमनली किस लंग में जाएगी, राइट लंग। आंसर इज राइट लंग, एक्सीलेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो फॉरेन बॉडी है ये नीचे जाकर किस लंग को अफेक्ट करती है, आंसर इज राइट लंग, ये राइट लंग्स में जाती है। अब राइट लंग्स में तो जाएगी, लेकिन इस आंसर के लिए हमारे पास इसके लिए रीजन होने चाहिए कि लेफ्ट लंग में क्यों नहीं जा रही, राइट लंग में क्यों जा रही है। द डिफरेंस इन ब्रोंकस, ये किस वजह से, ब्रोंकस। तो यहाँ पे लिखे एक राइट ब्रोंकस, ठीक है, राइट ब्रोंकस, और यहाँ पे लेके लेफ्ट ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस है ये किस लंग्स को जाएगी, राइट लंग को जाएगी, और लेफ्ट ब्रोंकस किधर जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकस मतलब लेफ्ट लंग में जाएगी। अब देखिए इसमें फर्क ये है, जो राइट ब्रोंकस होता है, चाहे ब्रोंकस राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो, ये दोनों के दोनों किसके ब्रांचेज होते हैं, ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है वो तो एक वेंट पाइप है और ये पाइप नीचे जाकर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 में। जो राइट साइड में उसका ब्रांच है उसको राइट ब्रोंकस कहेंगे, जो लेफ्ट साइड से उसका ब्रांच है उसको हम लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस है, प्लीज याद रखें। जो राइट ब्रोंकस है दैट इज शॉर्ट, ये क्या होता है,
शॉर्टर इन लेंथ। इसका मतलब ये है कि जो राइट ब्रोंकस है इसका लेंथ क्या है, शॉर्ट होता है। लेफ्ट ब्रोंकस का लेंथ राइट से क्या होता है, लॉन्ग होता है। यहाँ पे लिखे मतलब लॉन्गर इन लेंथ, ये लॉन्गर होता है। आई थिंक ये डिफरेंस ज़्यादा स्टूडेंट को पता होगा कि जो राइट ब्रोंकस है उसका लेंथ शॉर्ट होता है, लेफ्ट ब्रोंकस का लेंथ क्या होता है, लॉन्ग होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मोर वर्टिकल। जो राइट ब्रोंकस है ये ज़्यादा क्या होता है, वर्टिकल होता है, लेकिन इसमें लेके मोर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से मुराद ओब्लिक है, क्लियर है। यहाँ पे लेके हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें 3rd नंबर मेन पॉइंट देखें, इंक्रीज डायमीटर। जो राइट ब्रोंकस है अंदर से ज़्यादा खुला होता है, तो उसका डायमीटर ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। यहाँ पे लेके वाइडर डायमीटर, इसको क्या कहते हैं, वाइडर डायमीटर। इसका मतलब ये है कि जो राइट ब्रोंकस है अंदर से इसकी डायमीटर क्या है, ये वाइडर है, और इसकी डायमीटर अंदर से नैरो है। तो यहाँ पे लेके इसका टंग डायमीटर है, दैट इज कॉल्ड नैरो डायमीटर। इसको क्या कहते हैं, नैरो डायमीटर। देखिए जब आप लोग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर वाइवा देते हैं या फिजियोलॉजी, तो आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। तो बस 3 डिफरेंसेस। राइट ब्रोंकस लेंथ में शॉर्ट होता है, लेफ्ट ब्रोंकस लेंथ में लॉन्ग होता है। 1 डिफरेंस। फिर राइट ब्रोंकस ये वर्टिकल होता है और लेफ्ट ब्रोंकस हॉरिजॉन्टल होता है। राइट ब्रोंकस की डायमीटर वाइडर है और लेफ्ट ब्रोंकस की डायमीटर नैरो होता है। क्लियर है, ये इसकी मेन डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखिए इसकी एक डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि आप लोग को मजीद ये चीज़ वाज़िह हो जाए। देखिए बहुत आसान, चाहे लेफ्ट ब्रोंकस है या राइट ब्रोंकस है, ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, ट्रेकिया की। तो प्लीज देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल ट्रेकिया अपर एंड, और इस तरह ये वेंट पाइप है, पाइप की शक्ल पे नीचे आई है इस तरह, और फिर एक जगह पे जाकर ये खत्म हो जाती है। ये किस चीज़ की डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज वेंट पाइप, इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्लियर है। अब जो ट्रेकिया है ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाती है कितने ब्रांचेस में, 2 ब्रांचेस में। इसका एक ब्रांच ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्रेकिया, और जनाब एक ब्रांच जो है इसका ये है, ये इसका सेकंड ब्रांच है। क्लियर है, दिस इज द सेकंड ब्रांच। अब देखिए ये वाला जो ब्रांच है फॉर एग्जांपल इस तरह, ये एक लंग्स को इस तरह जा रहा है और ये दूसरे लंग हो जाएगी, ऐसा है कि नहीं। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ट्रेकिया है इसकी जो ब्रांचेज होती है दे आर कॉल्ड ब्रोंकस। इस क्या कहते हैं, ब्रोंकस। 2 को ब्रोंकाई कहते हैं, लेकिन एक साइड का राइट ब्रोंकस होते हैं, दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस जो है ये इसके साथ लंग्स नजदीक है और इससे लंग्स आगे है। इस ब्रोंकस की लेंथ को देखे तो ये क्या है, शॉर्ट है, तो दैट इज राइट ब्रोंकस। क्लियर है। इसकी लेंथ को देखे तो ये लॉन्ग है, तो दैट इज लेफ्ट ब्रोंकस। फिर इस ब्रोंकस को देखे तो ये मोर वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। फिर ये ब्रोंकस अंदर से वाइडर है और ये क्या है, नैरो है। क्लियर है। अब अगर एक्सीडेंटली बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ जाए और वो फॉरेन बॉडी कहाँ पे आ जाए, ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया के बाद चांस ये है कि फॉरेन बॉडी या लेफ्ट लंग में चली जाए या कहाँ पे, राइट लंग में। तो फॉरेन बॉडी उस पाइप के अंदर ज्यादा जाएगी जो ट्रेकिया के साथ वर्टिकल हो के हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हो और वो अंदर से क्या हो, खुली हो। तो वो ब्रोंकस जो वर्टिकल भी है और अंदर से वाइडर भी है, तो कौन सा ब्रोंकस है, राइट। इसलिए फॉरेन बॉडी यूजुअली किस लंग्स में जाती है, राइट लंग में जाती है। अब समझ गए क्या नहीं। तो जब भी इस तरह ENT वार्ड में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स लेके आते हैं, वो कहते हैं कि इसमें 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का या कोई भी चीज़ के साथ वो खेलते थे और उसमें सवाल किया है। अब अगर एक बच्चा कोई भी चीज़ सवालों करे, कैसे पता चलेगा कि फॉरेन बॉडी एसोफेगस में गई है या ट्रेकिया में गई है, इसमें कैसे डिफरेंस करोगे। अगर फॉरेन बॉडी सवालों करने के बाद बच्चा नॉर्मल है, वो बातें भी कर रहा है, वो रो भी नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब द पेशेंट इज स्टेबल एंड फॉरेन बॉडी इज इन दी एसोफेगस। क्लियर है। फिर आपने क्या करना है, आप उस बंदे को 2 या 3 बनाना या केले खिलाए। आप उसको बताए कि केले का है, क्योंकि जो केला है बनाना वो सॉलिड है, वो सॉलिड जो चीज़ है वो एसोफेगस के अंदर फॉरेन बॉडी पे प्रेशर लगा के उसको स्टमक तक ले जाएगी और वो फीसिस के जरिए निकल जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने कोई चीज़ सवालों किया है और इसके बाद वो जनाब साइलोस हो गया है, ब्लू हो गया है और वो जनाब सांस भी ऐसा ले रहा है कि उसको डिस्पनिया है, इसका मतलब कि फॉरेन बॉडी एसोफेगस में नहीं है बल्कि ट्रेकिया में है। कहाँ पे है, ट्रेकिया। और अगर ट्रेकिया में नहीं है या तो फिर ब्रोंकस के अंदर है
अगर ब्रोंकस में नहीं है तो फिर लंग्स के अंदर है। तो कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे है? तो हम फिर एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे। और यूजुअली जब भी हम एक्सरे करते हैं तो हमें फॉरेन बॉडी किस लंग्स के अंदर नजर आती है? राइट लंग के अंदर नजर आती है। क्लियर है? और इन सब का मतलब जो मीनिंग है दैट इज फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दी ब्रोंकस, ये ब्रोंकस के डिफरेंसेस की वजह से। तो ये 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, राइट लंग की जो निशानी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज राइट लंग, ये कौन सा लंग है? राइट। और ये कौन सा है? लेफ्ट लंग है। इधर देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनाटॉमी के अंदर हमने पढ़ी है, लेकिन याद रखें जो राइट लंग है इसको जब हम अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर इस तरह के जनाब फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फीचर्स। दिस इज फीचर। फीचर इज अ डिप्रेशन विच डिवाइड लंग्स इनटू फ्यू लोब्स। ठीक है, अब ये फीचर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है। इसको हम कहते हैं ओब्लिक फीचर। क्या कहते हैं? ओब्लिक। जो राइट लंग है उसमें फीचर 2 होते हैं। हाउ मेनी फीचर्स? 2। दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड दैट इज ओब्लिक। लेकिन जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर जनाब कितने फीचर्स होते हैं? 1, एंड दैट इज कॉल्ड ओब्लिक। अब देखें, इन फीचर्स ने लंग्स को डिवाइड किया थे फ्यू लोब्स के अंदर। अब ये वाले जो लोब है दैट इज कॉल्ड अपर लोब या सुपीरियर लोब, इसको इंफीरियर लोब या लोअर लोब कहते हैं, एंड दैट इज मिडल लोब। ये क्या होता है? मिडल लोब। तो राइट लंग की निशानी ये है, इसमें कितने फीचर्स होंगे? 2। और लेफ्ट लंग के अंदर कितने फीचर्स होते हैं? 1। जो राइट लंग है उसमें 2 फीचर की वजह से कितने लोब्स बनेंगे? 3 लोब्स बनेंगे, लेकिन लेफ्ट लंग में 2 लोब्स बनेंगे। क्लियर है कि नहीं? जो लेफ्ट लंग का मिडल लोब है वो ऑक्युपाई किया गया है लंग्स हार्ट की बॉर्डर ने। किसने? हार्ट की बॉर्डर। क्योंकि 2/3 ऑफ द हार्ट प्रेजेंट ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट लंग है वो हार्ट के साथ नजदीक है। तो मिडल लोब ऑफ द लंग, लेफ्ट लंग, दैट इज मेनली ऑक्युपाइड बाय बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसलिए पढ़ना है कि आगे हम पढ़ेंगे अपर लोब नमूनिया, लोअर लोब नमूनिया, क्योंकि मुख्तलिफ लोब के अंदर निमोनिया हो सकता है, मुख्तलिफ लोब के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों से कोई एक सवाल में पूछे कि राइट लंग और लेफ्ट लंग की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, तो आपका आंसर ये है कि राइट लंग में कितने फीचर होंगे? 2। एक हॉरिजॉन्टल फीचर है और एक ओब्लिक फीचर है। लेफ्ट लंग में 1 फीचर होता है। राइट लंग जो है उसमें कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। इसका जो मिडल लोब है दैट इज ऑक्युपाइड बाय बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की। अब नॉर्मली जो राइट लंग है इसकी जो वेट है वो अ बिट हेवियर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। क्लियर है? अब चाहे राइट लंग की हम बात करें या लेफ्ट की बात करें, दोनों के अंदर क्या है? एल्वियोलाई है, और दोनों का काम है गैसियस एक्सचेंज। दोनों गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो मेन फिजियोलॉजी का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड लंग वॉल्यूम। कहाँ से स्टार्ट होता है? लंग वॉल्यूम। तो अब हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम से एनईवी के अंदर और एनएलई के अंदर, इवन प्लैब के अंदर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आता भी है एग्जाम के अंदर। तो एवरीबॉडी शुड फोकस ऑन लंग्स वॉल्यूम, कि लंग्स वॉल्यूम से मुराद क्या है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय लंग्स वॉल्यूम। तो लंग्स वॉल्यूम के अंदर याद रखना है, ठीक है, लंग्स वॉल्यूम, एक्चुअली लंग्स वॉल्यूम के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। कौन सा? टाइडल वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम 4 किस्म के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। इसमें जनाब आप लोगों ने सिर्फ 2-2, 3-3 बातें याद रखनी है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इन एंड आउट इन क्वाइट ब्रीदिंग। किस ब्रीदिंग के अंदर? क्वाइट। क्वाइट का मतलब ये है कि जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, अभी आप रेस्ट में हो, रिलैक्स स्टेट में हो, तो इंसान की ब्रीदिंग पैटर्न कुछ और है। जब हम दौड़ना शुरू कर दें तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। जब एक बंदा रिलैक्स स्टेट में हो, वो कूल एंड काम हो और बैठे बैठाए, एक सांस के अंदर जितना एयर वो लेता है और जितना एयर वो छोड़ता है, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखें, द वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, हाँ जी, इन एंड आउट एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग से मुराद कूल एंड काम रेस्टफुल कंडीशन होता है। कहते हैं कि रेस्ट के अंदर एक सांस में जितना एयर हम इन करते हैं और जितना आउट करते हैं उसको हम कौन सा वॉल्यूम कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। प्लीज याद रखें, इसका जो इट सिंबल इज टीवी स्टैंड फॉर टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? तो याद रखें
पल्मोनोलॉजी वार्ड के अंदर एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है स्पायरोमेट्री। क्या गया? स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक मशीन के जरिए किया जाता है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं। उस स्पायरोमेट्री में आप लोगों को फिर लेबॉर्ट्री वाला कहता है कि इस पेशेंट की टीवी मीन टाइडल वॉल्यूम इतना है, इसका IRV इतना है। तो टीवी का मतलब ये है लंग्स के अंदर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से मुराद ये है कि दैट इज इक्वल टू नॉर्मली 500 ml। ये कितना होता है? 500 ml। तो दैट इज इक्वल टू 0.5 लीटर। इसका मतलब अगर एक बंदा हेल्दी है, उसमें कोई डिजीज या कोई बीमारी नहीं है, तो एक सांस के दौरान जितना एयर हम इन करते हैं और जितना आउट करते हैं तो कितने के बराबर होता है? 500 ml के बराबर। क्लियर है कि नहीं? अब कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि इसका जो रेंज है ये 450 से लेके 550 ml तक होता है, लेकिन इसका एवरेज कितना बनता है? 500 ml बनता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि टाइडल वॉल्यूम 450 से कम नहीं होना चाहिए और 550 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज इन बिटवीन। फिर इसके बाद लिखे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पायरेटरी, इसको टेक कर MCQs के लिए, इस पर क्वेश्चन आता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम IRV कहते हैं। क्या कहते हैं? IRV। यहाँ पे लिखे द अमाउंट ऑफ एयर, हाँ जी, अमाउंट ऑफ एयर, हाँ जी, इनहेल। हम क्या करेंगे? क्योंकि इंस्पायरेशन है और इंस्पायरेशन में हम सांस लेते हैं तो उसको इनहेल कहेंगे कि एक्सहेल कहेंगे? इनहेल। द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल आफ्टर, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब देख इसमें फर्क क्या है। देख इसमें तो जिस तरह एक आम बंदा सांस ले भी रहा है छोड़ भी रहा है, इस तरह हम कर रहे हैं। अब मैं अगर आप सबको बताऊं कि जोर से जितना हो सके आप मैक्सिमम एयर को अंदर करें, तो हम फोर्स लगाएंगे कि नहीं? इंसान जितना जोर के साथ, जितना फोर्स के साथ मैक्सिमम एयर को लंग्स में अंदर कर सकता है उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि चलो डीप सांस ले ले, तो जब हम डीप सांस लेते हैं तो चेस्ट में चेंजेस आती है कि नहीं? रिब्स बाहर की तरफ जाती है, डायफ्राम नीचे जाता है। तो दीज चेंजेस आ रहा कर, क्योंकि हम मैक्सिमम किसको एंटर करना चाहते हैं? एयर को। तो द मैक्सिमम एयर that we enter to the lung after deep inspiration, that is called inspiratory reserve volume। इसका जो नॉर्मल लिमिट होता है IRV स्टैंड फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, that is round about 2500 ml। ये कितना होता है? 2500। इसका मतलब 2.5 लीटर होता है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब अगर हमारे लंग्स हेल्दी है, हमारे लंग में कोई TB नहीं है, निमोनिया नहीं है, COPD नहीं है, ठीक है, कोई ब्रोंकिएक्टेसिस नहीं है, लंग कैंसर नहीं है, हेल्दी लंग्स है, तो एक बंदा जितना मैक्सिमम एयर ले सकता है आखिरी हद तक डीप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद वो कितने ml होता है? 2500 ml होता है। ये दोनों लंग्स की बात करूँ, राइट में भी और लेफ्ट में भी कंबाइंड जो है मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद कितनी कैपेसिटी है? 2500 ml है। इसके बाद लेके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो क्या था? सबक इंस्पायरेटरी। अब लेके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको हम सिंपली कहते हैं ERV, दैट इज कॉल्ड ERV। ERV में याद रखें, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एयर, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एयर एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का मतलब सांस निकालना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितना जोर से हो सके आप अपने लंग्स को एयर से खाली करें। तो हम क्या करेंगे? इस तरह करेंगे कि नहीं? जितना जोर से हम लंग से एयर मैक्सिमम निकाल सकते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको जनाब नॉर्मल अगर हम देखें ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखें, आप लोग खुद अपने आप से ये सवाल पूछे, वैसे आप लोग ज्यादा एयर इन कर सकते हैं या ज्यादा एयर निकाल सकते हैं? शाबाश, इन कर सकते हैं। हम डीप इंस्पायर ले सकते हैं लेकिन ज्यादा जोर से हम एयर को मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 ml। जितना भी हम जोर लगाए और लंग से हम एयर मैक्सिमम निकाले तो 1500 ml होता है। कितना होता है? 1500। ये 1.5 लीटर के बराबर होता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 2500 ml होता है।
लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1500 ml होता है। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, दैट इज स्टार्ट, इसको भी इंट्रोड्यूस करें, वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम आरवी कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम इज नोन एज आरवी। क्लियर है? रेजिडुअल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बकिया हिस्सा। रेजिडु मीन बकिया। अगर एक चीज जो है वो किसी भी प्रोडक्ट से बाकी रह जाए तो उसको हम रेजिडुअस कहते हैं। अब देखें, अगर एक बंदा जितना भी जोर लगाए और वो लंग्स से एयर बाहर निकाले, आया वो लंग्स को खाली कर सकता है? नहीं। अगर एयर नहीं है लंग्स के अंदर तो लाइफ ही नहीं है, फिर तो बंदा खत्म है। इसका मतलब कि अल्लाह ने एयर जो है लंग्स के अंदर कुछ ऐसी भी रखी है तो वो जितना भी हम चाहे जोर से उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो लंग्स के अंदर बकिया रहेगी कि नहीं? तो देखे, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिमेन इन द लंग्स परमानेंटली, इसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम की वजह से इंसान जिंदा है। क्लियर है कि नहीं? अगर लंग से ये वॉल्यूम भी हम निकाले तो फिर लंग्स तो कोलैप्स हो जाएगी, और जब लंग्स एयर से खाली हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो फिर लाइफ पॉसिबल है नहीं है। तो याद रखें इसका डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर present in the lungs permanently and we cannot able to exhale, that is called which volume? Residual volume। तो यहाँ पे लिखे the amount of air, इसमें आप लोगों ने लिखना है the amount of air, हाँ जी, permanently present in lungs cannot एक्सहेल, जिसको हम कभी भी एक्सहेल नहीं कर सकते, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड विच वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में याद रखें, अगेन दैट इज राउंड अबाउट 1500 ml। ये कितना होता है? 1500 ml। क्लियर है कि नहीं? अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। शाबाश। हाउ मेनी वॉल्यूम्स वी डिस्कस अप टू नाउ? 4। अब देखिए, आप लोगों ने आंसर करना है। अगर एक बंदा है वो क्वाइट ब्रीदिंग में बैठे बैठाए, जितना एक ब्रीदिंग में जितना वो सांस लेता है और जितना वो छोड़ता है, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। वो कितना ml होता है? 500 ml। अगर आप किसी को कमांड दे दे, किसी को बताए कि जोर से आप सांस ले ले, तो कौन सा है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो इक्वल होता है 2500 ml। अब आप किसी बंदे को बताए कि जितना हो सके जोर से सांस छोड़ दे, तो ये क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 1500 ml होता है। अब वो वॉल्यूम लंग्स के अंदर जिसको कभी भी हम लंग्स से निकाल नहीं सकते, वो हमेशा लंग्स में रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। तो भी कितना ml होता है? 1500 ml होता है। तो जी हाँ जी, क्या? हाँ ओके, इस तरह नहीं है। ओके, मैं समझ गया बात, ठीक है ना? ये कहते हैं कि अगर हम ज्यादा जोर से एयर निकालें तो वो तो 1500 है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि फिर 1500 क्यों रहते, 1000 क्यों नहीं रहता? क्योंकि बहुत ज्यादा जोर अगर हम लगाए तो कितना ले सकते हैं? 2500। तो असल में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये टोटल कितना है? 1500, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1500। ये तो 3000 ml आता है। ऐसा है कि नहीं? आपका सवाल यह है कि जितना हम जोर से एयर इन करें वो तो 2500 होता है, लेकिन वो तो आप जोर से इन कर रहे हो, जो नॉर्मल हम ले रहे हैं वो भी कितना है? वो तो 500 अलग है ना। तो 500 इसके साथ ऐड करें तो उसके साथ 3000 के बराबर ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हम टाइडल वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी जोर से मतलब एयर इन करें, वो तो अलग एक चीज है, लेकिन उसके बाद तो आपने एयर जो है ना इन आउट क्वाइट ब्रीदिंग में भी करना है। इसका मतलब क्वाइट ब्रीदिंग का जो एयर है वो 500 अलग है, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो ले रहे वो 2500 अलग है। इसका आपका जहन ये था कि जितना हम जोर लगाए तो पूरा लंग्स जो है वो 2500 से बढ़ जाएगा, तो उससे तो फिर टाइडल वॉल्यूम निकल गया ना। लेकिन टाइडल वॉल्यूम इज अ नॉट पार्ट ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 3000 ये भी बनता है, 3000 ये भी बनता है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दे लंग्स कैपेसिटीज के, व्हाट इज मेंट बाय लंग्स कैपेसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब लंग्स वॉल्यूम हमने कितने पढ़े? शाबाश, हाँ उस्मान, लंग्स वॉल्यूम टोटल 4 पढ़े, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? वेरी गुड। अब लेके व्हेन टू, अब एमसीक्यू सुन ले, व्हेन टू आर मोर देन 2, यार फर्स्ट एड ने रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत आगे पीछे लिखा है, ये मैं तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहा हूँ, हर एक चीज नोट क्या करें, और इंशाल्लाह आफ्टर फिनिशिंग दिस सिस्टम फिर फर्स्ट एड पढ़ोगे तो मजा भी आएगा। क्लियर है कि नहीं?
इंशाल्लाह उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने छोड़ी होगी, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हेन टू आर मोर देन टू लंग्स वॉल्यूम कंबाइंड, अगर हम दो या दो से ज़्यादा किसको कंबाइंड करें, लंग्स वॉल्यूम, तो उसको हम लंग्स कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, लंग्स कैपेसिटी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लंग्स कैपेसिटी क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम को कंबाइन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, लंग्स कैपेसिटी। अब उसमें आप लोगों ने पहले लिखना है टोटल लंग कैपेसिटी। एक का नाम क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज द फर्स्ट वन, टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज नोन एज TLC। तो क्या कहते हैं, TLC। क्लियर है कि नहीं। तो टोटल लंग कैपेसिटी आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल लंग कैपेसिटी मैथमेटिकली, इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकली टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, अब देखें टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। किसके बराबर है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, आदना शर्त क्या है, लंग कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने की शर्त क्या है कि उसमें कम से कम कितने वॉल्यूम होने चाहिए, दो, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये कितने वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन है, चार, तो दो तो है ना, दो से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं, दो 3 भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चार वॉल्यूम को इकट्ठा हम ले लें तो उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी अगर हेल्दी पर्सन में देखें, बस जो टाइडल वॉल्यूम है ये कितना ml था, 500 ml। वेरी गुड, ये कितना था, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1500, और ये कितना था, 1500 ml था। इस तरह के नहीं, तो इसका मतलब जो TLC है, टोटल लंग कैपेसिटी, ये 6000 ml आएगा। कितना आएगा, 6000, विच इज इक्वल टू 6 लीटर। ये कितने के बराबर आएगा, 6 लीटर। तो ये भी एग्जाम में आता है। अगर आप लोगों को एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम वैल्यू दी है, टाइडल वॉल्यूम दी है, और इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दी है, और आपको ये पूछा गया है कि टोटल लंग कैपेसिटी मालूम करें, तो इन चारों की कॉम्बिनेशन को अगर हम ऐड करें तो उससे क्या बन जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो एक हेल्दी पर्सन की टोटल लंग कैपेसिटी राउंड अबाउट कितना ml होता है, 6000 ml होता है। अब बुक वाले कहते हैं कि इट इज राउंड अबाउट 5500 ml एंड टू 6500 ml। इसका मतलब यह है कि 5500 ml से लेके 6500 ml होता है, तो उसका दरमियान वाला एवरेज कितना बनता है, 6000 बनता है। तो कल को अगर एग्जामिनर कहे कि टोटल लंग कैपेसिटी इज 5800 ml या 6200 ml, तो वो भी नॉर्मल होगा, क्योंकि 55 से लेकर 65 के दरमियान वैल्यू क्या है, नॉर्मल है। लेकिन आइडियल अगर हम लेना चाहे, एवरेज लेना चाहे, तो वो 6000 ml होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय वाइटल कैपेसिटी। एक क्या है, वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी, इसके बारे में याद रखना है कि वाइटल कैपेसिटी ये किसके बराबर होता है। एक्चुअली जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स के अंदर, ये 3 लंग्स वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन होती है। कितने की, 3 लंग वॉल्यूम। इसमें लेके जो VC है, वाइटल कैपेसिटी, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अब कोई बता सकता है कि वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में किस चीज़ का डिफरेंस है, रेजिडुअल वॉल्यूम का। किस चीज़ का, रेजिडुअल। अब अगर इसके साथ मैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग। और अगर टोटल लंग से रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाला जाए तो क्या रह जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं, सिर्फ इस पर डिफरेंस है। तो आप लोगों ने जल्दी शाबाश बताना है। अगर हम वाइटल कैपेसिटी एक हेल्दी पर्सन में देखें तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, 2500 ml एंड 1500 ml, इस तरह के नहीं। फिर अगर हम नीचे जाएं तो जो वाइटल कैपेसिटी है, इसको अगर हम देखें तो 4500 ml होता है। ऐसा है कि नहीं, मतलब 500 प्लस 2500 इज 3000, और 3000 प्लस 1500 इज 4500। इसका मतलब सिंपल वर्ड में ये 4.5 लीटर होता है। कितना होता है, 4. इसकी रेंज अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द फ्यू बुक, इसका जो रेंज है दैट इज 4000 टू 5000। ये कितना होता है, 4000 टू 5000 ml होता है। तो उसका एवरेज कितना बनता है,
4500 बनता है। समझ रहे कि नहीं? ये जनाब कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही थी? वाइटल कैपेसिटी। चले जी, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि वो कौन सी कैपेसिटी है जो पूरी लंग्स की फंक्शन को बता सकती है? शाबाश, आप देखें, फिर से सुन ले, हाँ फिर से, विच लंग कैपेसिटी टेल अस द होल फंक्शन ऑफ द लंग्स। तो आप लोग के ख्याल में क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी? जो कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, रेज योर हैंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, वो कौन सी कैपेसिटी है जो लंग्स की फंक्शन को बता सकती है ए टू जेड? तो वाइटल है कि टोटल लंग है? शाबाश, हाँ जी, ओके। अब लंग्स है, फॉर एग्जांपल आप लोग सांस ले रहे और सांस छोड़ भी रहे, तो ये क्वाइट ब्रीदिंग है कि नहीं? ये क्वाइट ब्रीदिंग है कि स्पिनियस ब्रीदिंग है? क्वाइट ब्रीदिंग है। तो ये कौन सा वॉल्यूम है? टाइडल वॉल्यूम है। कौन सा है? टाइडल। फिर आपने लंग्स पे ज्यादा एयर डाल दिया, मतलब जोर से सांस ले ली, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। फिर जोर से आपने सांस छोड़ी तो क्या है? एक्सपायरेटरी। अब इसका मतलब कि लंग्स जो है ये 3 जगहों पे काम करता है। या तो इस पे आप आम एयर इन आउट करें, जिसका नाम क्या था? टाइडल वॉल्यूम। या उस पे जोर लगा के एयर इन करें तो उसका नाम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या जोर लगा के लंग से एयर निकाले तो उसका नाम क्या था? एक्सपायरेटरी। ये जो रिजिडुअल वॉल्यूम है ये लंग्स की फंक्शन में कंट्रीब्यूट करता है? हाँ जी, नहीं करता। ये सिर्फ लंग्स की शेप को मेंटेन करता है। किस चीज को? लंग्स की शेप। रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो फंक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन ये वो वॉल्यूम है जो परमानेंट किस में रहता है? लंग्स में रहता है। उसको हम कभी भी नहीं निकाल पाते अनटिल अनलेस देयर इज नो डेथ। और इस वॉल्यूम का काम लंग्स की शेप को मेंटेन करना होता है। तो वैसे लंग्स वॉल्यूम टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन उनमें से वो कौन सा वॉल्यूम है जो लंग्स की फंक्शन नहीं बता सकता? वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो कितने वॉल्यूम फंक्शन बताएंगे? 3। और वो 3 तो ये है ना, इसका मतलब वो कैपेसिटी बताए। सुन ले 2 सेंटेंसेस। अ कैपेसिटी विल टेल अस होल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। ऐसा कैपेसिटी जो लंग्स की ए टू जेड वॉल्यूम बता सके वो टोटल लंग कैपेसिटी है। और ऐसा कैपेसिटी जो लंग की पूरी फंक्शन बता सके वो वाइटल कैपेसिटी है। अब याद रहेगी क्या? नहीं, इसमें याद है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इज द नॉर्मल एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग एंड मेंटेन इट शेप। वो क्या करता है? शेप मेंटेन करता है। इसके बाद लेके हेडिंग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। द थर्ड नंबर दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसका मतलब ये है दैट इज कॉल्ड FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC, ठीक है। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है इसके बारे में याद रखें कि इट इज इक्वल टू, देखें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC दैट इज इक्वल टू इसका जनाब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या आता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। कैपेसिटी के लिए कम से कम कितने वॉल्यूम चाहिए? 2। तो ये तो 2 वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटी तो है, अब इसमें कितने वॉल्यूम है? 2। इसमें कितने हैं? 3। और इसमें 4 वॉल्यूम है। तो कैपेसिटीज में कम से कम 2 होने चाहिए और 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। अब बताए शाबाश, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू, इसका कितना? दैट इज 1500 ml और ये 1500 ml होता है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हाँ जी, ये कितने हैं? 1500 प्लस 1500 दैट इज 3000 ml। ये कितना हो गया? 3000 ml विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 लीटर। कितना होता है? 3 लीटर होता है। अब समझ गए क्या? नहीं, आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाएगा? अभी मैं ग्रुप में 1-2 सवाल भी मेंशन करूंगा। आप लोगों को सर ये कितना आसान है? ये आसान तब बनता है जब आप लोग पढ़ते हैं। पहले तो आप लोगों को डेफिनेशन आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है वॉल्यूम की और कैपेसिटी की। फिर सवाल ये है कि आपको एग्जामिनर बताएगा कि एक पेशेंट है, उसको COPD है। क्या है? COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। या एक पेशेंट है, उसको आस्थमा है, दमे का मरीज है। आस्थमा के लोग ज्यादा होते हैं कि नहीं? या एक पेशेंट है, उसको TB है और स्पायरोमीट्री की गई है और उसके वॉल्यूम ये है। तो वॉल्यूम के उसने ऑप्शन दिए होंगे कि टाइडल वॉल्यूम 200 ml है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1800 ml है। क्योंकि जब डिजीज होता है तो फिर ये वैल्यू सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज, क्योंकि तो फिजियोलॉजी है। तो पैथोलॉजी के अंदर वो आपको वॉल्यूम्स के वैल्यूज देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस वैल्यूज को देखते हुए इस पेशेंट की कौन सी कैपेसिटी मालूम करें? वाइटल कैपेसिटी।
इस पेशेंट की क्या मालूम करें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर तो पता होना चाहिए कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैसे मालूम किया जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर फार्मूला आपको पता है तो फिर वहां से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अगर उस पेशेंट की जो वाइटल कैपेसिटी है वो 3000 ml आ जाए, कितना आ जाए 3000, तो इसका लंग्स ठीक है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्योंकि जो वाइटल कैपेसिटी है इसका जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितना है 4000 और हाईएस्ट वैल्यू 5000। तो इसके दरमियान अगर कहीं पे वैल्यू आ जाए इट मीन हेल्दी लंग है, अगर इससे कम आ जाए तो फिर हेल्दी लंग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप लोगों से इसमें सवाल किए जाएंगे और वही सवाल आप लोगों ने करेक्टली आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें दिस इज अ लंग, फॉर एग्जाम्पल ये लंग है, लेफ्ट लंग या कोई राइट लंग कोई भी ले ले। इधर देखे अब और भी आसान हो जाएगा। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कोई ना कोई जगह तो गिरेगी क्या नहीं, तो जब ऑक्सीजन हम बाहर से लेंगे लंग्स को देंगे तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वॉल्यूम क्या होगी ज्यादा, तो लंग्स बढ़ जाएंगे साइज में या छोटे, बढ़ जाएंगे। जब आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो लंग साइज में छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब कि हर सांस के दौरान लंग्स इज इलास्टिक टिश्यू, मतलब ये सॉलिड टिश्यू नहीं है, ये स्पॉन्जी है। क्या है, स्पॉन्जी है, ये इलास्टिक है, इसमें चेंजेस आती हैं। अब ऑक्सीजन जब हम लेंगे, अब तो इधर फोकस करें सारे, ऑक्सीजन लेने से लंग की वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें इतना चेंज आएगा कि नहीं, इतना चेंज तब आया है जब हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन इन किया है। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन आने की वजह से। फिर जब कार्बन, ये फॉर एग्जांपल बाहर से चले अगर ऑक्सीजन आ रहे लंग्स के दरमियान, बाहर से आ रहे ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी क्या नहीं, फिर उतना ऑक्सीजन के मुताबिक हम क्या एक्सहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये वॉल्यूम अपनी जगह पे आएगी क्या नहीं। इसका मतलब जितना चेंज ऑक्सीजन लाया है इंक्रीज में, उतना ही डिक्रीज में कौन लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना चेंज हर सांस के मतलब दौरान होता है। किस ब्रीदिंग में, क्वाइट में कि फोर्सफुल में, क्वाइट में। तो यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं तो दैट इज फॉर मी विच वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है, टाइडल। अब हम एक बंदे को कहते हैं कि जोर से सांस ले ले, मतलब जोर से फोर्सफुली सांस ले ले, तो उसमें चेंज इतना आएगा कि ज्यादा आएगा, तो फिर लंग्स इस तरह हो जाएगा। और इस तरह का मतलब, इतने चेंज का मतलब कि जोर से किसी बंदे ने सांस ली है जिसका नाम था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर लंग्स की जो एक्चुअल साइज है या बॉर्डर है वो तो यही वाले है ना। अब हम बंदे को कहते हैं कि रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स का मतलब अब हम रिलैक्स है तो मेरे लंग्स की बॉर्डर यहीं पे होने चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि जोर से सांस निकाले, तो जब वो जोर से सांस निकालेगा तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल साइज से लंग्स इतने रह जाएंगे, इतना चेंज आएगा, इतना एयर हमने बाहर निकाला है, तो लंग्स वॉल्यूम इस तरह कम हो के एक्सपायरेटरी क्या है, रिजर्व वॉल्यूम है। अब ये वो वॉल्यूम है अगर हम जितना मर्जी करके फोर्सफुल एक्सपायर करें वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वॉल्यूम का नाम क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम था। क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखे ऐसा वॉल्यूम ऑफ द एयर जो क्वाइट ब्रीदिंग में इन आउट करे वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। और ऐसा वॉल्यूम जो फोर्सफुली हम एंटर करें लंग्स में वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ऐसा वॉल्यूम जो हम जोर से लंग से बाहर निकालें तो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम जो कभी निकाल ना पाए वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब समझ रहे कि नहीं। अब देखें मैं कहता हूं कि इन वॉल्यूम्स को मैं यहाँ पे ये कौन कौन से वॉल्यूम को प्लस किया है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और किसको, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। बात समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब ये है ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इधर देख, इसको देखे, इसका मतलब ये है यहाँ तक आ जाए। ये कितने को ऐड किया है, 3 को। कौन कौन सा, अब देखे टाइडल वॉल्यूम और फॉर एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये कौन सा बन गया, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। और अगर मैं यहाँ से लेके इस तरह यहाँ तक आ जाऊँ तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है। ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि लंग्स के अंदर टोटली हमारे पास जो वॉल्यूम है वो टोटल कितने हैं, 4 है, और जो कैपेसिटी है वो टोटल 3 होते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तो एग्जाम में डेफिनेशन भी आते हैं और एग्जाम में आपको एक वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू के ऊपर आप लोगों ने इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। आगे नया टॉपिक स्टार्ट करके बस। ओके, कितना टाइम हो गया, ओके जी। ग्रुप में आ जाए क्या, बस व्हाट्सएप ग्रुप खोले और इसका आंसर करें।
इसका आंसर आप लोगों ने देना है, जिसको पता है जस्ट रेज योर हैंड, आंसर किसी ने देना नहीं है ताकि जिसको नहीं पता वो भी हिस्सा ले सके और उसको क्लियर हो जाए। शाबाश। पहले सवाल को देखें, आंसर नहीं करना, जिसको पता है जस्ट रेज योर हैंड। पहले सवाल को देखें, इसमें लिखा है कि अ पर्सन नॉर्मली पैसिवली इनहेल एंड एक्सहेल। पैसिव से मुराद यह है क्वाइट ब्रीदिंग। क्या है? क्वाइट ब्रीदिंग। और कितना ml है? 500। तो क्या है? दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द अमाउंट ऑफ, आंसर तो आ गया है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड नंबर, द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन नॉर्मली, हाँ जी, कैन नॉट एक्सहेल। मतलब वो वॉल्यूम जो कभी भी लंग से हम निकाल ना सके, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। ये क्वेश्चन पता है कहाँ से है? आसान है कि मुश्किल है? ये पढ़ने के बाद आसान हो गया। और ये SLE का क्वेश्चन है, सऊदी लाइसेंस एग्जाम का। क्लियर है कि नहीं? ये सऊदी लाइसेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो बस आप लोग फिर सऊदी जा सकते हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। नेक्स्ट, शाबाश। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सुन ले। आफ्टर अ पर्सन इनहेल नॉर्मली एंड देन फोर्स हिमसेल्फ टू इनहेल सम मोर एयर। हाँ, देखिए, अब आफ्टर अ पर्सन इनहेल नॉर्मली एंड देन फोर्स हिमसेल्फ टू इनहेल सम मोर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? इंस्पायरेटरी, एंड दैट इज 2500 ml। वो कितना होता है? हाँ जी, फिर बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ इसी तरह। अब सुन ले, इधर देखे क्वेश्चन आपका जो, सुन ले, इसका जो क्वेश्चन था इसका आंसर इसमें है। वो क्या है? देखें, इसने कहा कि आप पेशेंट या पर्सन इनहेल नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब कि उसने कितना लिया है? 500 ले लिया है। फिर उसने फोर्सफुली लिया है तो कितना है? 25। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 3000। तो 3000 वो पहले इनहेल करेगा 500, फिर फोर्सफुली 2500 लेगा। तो इसका मतलब दोनों का टोटल कितना बन जाएगा? 3000। फिर अगर वो जोर से एयर निकालेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो 1500 है, और वो वॉल्यूम जो कभी नहीं निकाल पाएगा वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो भी कितना है? 1500 ml है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये टोटल लंग कैपेसिटी है जो राउंड अबाउट 6000 ml होता है। ये क्वेश्चन तो डेफिनेशन से रिलेटेड है। कुछ इस तरह के डेफिनेशन आते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग उस पर कमेंट कर देना, ठीक है? बाद में। क्लियर है? बस ये कर लेना, ठीक है? इट विल वेरी हेल्पफुल लेटर इन द एग्जाम एज वेल, ठीक है? ब्रेक करे, शाबाश। ब्रेक सिर्फ 10 मिनट करनी है, ठीक है?